वहां उन्होंने कहा कि अजीत पवार जी जो है ये 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी है। ना खाता हूं ना खाने देना के नारे पर अगर वो अटल थे तो फिर अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम क्यों बने? किसी तरीके का कोई ईडी का छापा भी नहीं पड़ेगा, सीबीआई का छापा भी नहीं पड़ेगा, तो आसानी से 1800 करोड़ की जमीन जो है वो 300 करोड़ में निकल जाती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पार्क के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आज तक आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी होगी जो अडानी के खिलाफ हुई हो। तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार की नजर में किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं खाता हूं लेकिन खाने देता हूं उनको जो मेरी शरण है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही कृष्ण है, एक ही अर्जुन है, एक ही पांडव हैं, सब कुछ वही है। क्योंकि जब तक ये लोग उनकी कैबिनेट में मौजूद हैं तब तक देवेंद्र फडणवीस की ताकत वैसी नहीं होगी जैसी वो चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत चालाक, बहुत ही तेज नेता है। ना तो अडानी वाले मामले में कोई कार्रवाई होगी, ना अजीत पवार वाले मामले में कोई कार्रवाई होगी, इसलिए इसका बिहार चुनाव में किसी तरीके का कोई असर नहीं होगा। मोदी जी का वो दमदार नारा तो सबकी जुबान पर है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब लग रहा है सहयोगियों के लिए ये बदल गया है, खाओ और खाने दो। महाराष्ट्र में दलितों की 1800 करोड़ की जमीन अजित पवार के बेटे को 300 करोड़ में थमा दी गई। स्टाम्प ड्यूटी माफ, एफआईआर दर्ज, लेकिन नाम गायब। और बिहार में अडानी को 62,000 करोड़ का फायदा। खुद बीजेपी के पूर्व मंत्री आरके सिंह चिल्ला रहे हैं ये घोटाला है। अडानी पावर को थर्मल प्लांट के लिए सस्ती जमीन और बिजली खरीद समझौते में घोटाला किया गया। राहुल गांधी ने तो मोदी की चुप्पी पर तंज कस दिया, लुटेरों पर टिकी है सरकार। राहुल ने कहा यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है चाहे कितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर से सत्ता में लौट आएंगे। ना लोकतंत्र की परवाह, ना जनता की, ना दलितों के अधिकारों की। राहुल ने कहा कि मोदी जी आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हें लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। शिवसेना, यूबीटी और बाकी विपक्षी दल भी हमलावर हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे या फिर गठबंधन की मजबूरी में सब दब जाएगा? या राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी से सस्ता, सत्ता जमीन चोरी से लूट, चलता रहेगा? और क्या ये मुद्दा इतना बड़ा बनने वाला है कि चारों तरफ से घिरे मोदी फिर इसमें बुरे घिरने वाले हैं? क्योंकि दोनों मुद्दे भावनात्मक हैं। दलित जमीन, अडानी कनेक्शन, परिवारवाद। बिहार चुनाव में अडानी का मुद्दा पहले से ही गर्म है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं। तो अंत में सवाल यही कि क्या अजीत पवार का इस्तीफा मांगा जाएगा और क्या अडानी से जुड़ा बिहार केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल फडणवीस को लेकर, पार्थ का नाम एफआईआर में क्यों नहीं? क्या ऐसे मुद्दों से ही बीजेपी अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल कर सरकार चलाती है? इसी पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, इस खबर की असली खबर। अंकुर, आपने थोड़ा गलत बोला है आज। क्या? प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा कि ना खाता हूं ना खाने देता हूं। हाँ, लेकिन जब से सरकार आ रही तब से देखिए जो खाते हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं या फिर समर्थन देते हैं, तो फिर उनकी तरफ सरकार की नजर नहीं जाती है। एक लंबी हाँ, चौड़ी फहरिस्त है और इस फहरिस्त में हर वो आदमी जो प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या सरकार की सरपरस्ती में आ गया, जिसको पनाह मिल गई या जिसने शरण ले ली, तो फिर उसको अभयदान मिल जाता है और उस पर सरकार की कोई दृष्टि पड़ती ही नहीं। चाहे कुदृष्टि कह लें या कुछ भी कह लें, उस पर सिर्फ कृपा दृष्टि ही बरसती है। अब आप अजीत पवार का ले लें। मुझे अच्छी तरीके से याद है विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में थे और वहां उन्होंने कहा कि अजीत पवार जी जो है ये 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं। 70,000 करोड़। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा गया था राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार पार्टी है। लेकिन उसके बाद जब वहां पे सरकार नहीं बन पाई तो बड़े आसानी से अजीत पवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो सुबह सुबह ही उनको जो है वो बड़ी आसानी से शपथ ग्रहण उनकी करा दी गई और वो डिप्टी सीएम बन गए।
तो प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अगर वो न खाता हूं न सिंचाई खाने देना, घोटाला। हाँ, न खाता हूं न खाने देना के नारे पर अगर वो अटल थे, तो फिर अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम क्यों बने? और इस वक्त जब ये भ्रष्टाचार सामने आया है, तब वो अभी भी डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि किसी तरीके का कोई ईडी का छापा भी नहीं पड़ेगा, सीबीआई का छापा भी नहीं पड़ेगा, कहीं कोई एसेट जो है उसको अटैच नहीं किया जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, जब डिप्टी सीएम रहते हुए उनके बेटे पार्थ ने 1800 करोड़ की महारों की जमीन को 300 करोड़ में अपनी कंपनी के नाम करने का प्रयास किया, और जब ये घोटाला खुलकर सामने आ गया, तब ये कहा जा रहा मनी का कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं है। अब मनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो ये तो कहीं तर्क हुआ नहीं। यानी अगर ये खुलासा नहीं होता, अगर लोगों की जानकारी में नहीं आता, मीडिया में अगर ये बात खुलकर नहीं आती, तो आसानी से 1800 करोड़ की जमीन जो है वो 300 करोड़ में निकल जाती। ये लगभग उसी तरीके का जिस तरीके से आपने देखा था कैसे अयोध्या में जमीन औने पौने दामों में खरीदी गई और फिर उसको बड़े कई गुने दाम पे उसको बेच दिया गया। तो यहाँ दूसरों की जमीन को अपने कब्जे में करने का एक क्लासिक केस है। लेकिन ना तो पार्थ के खिलाफ किसी तरीके की कोई एफआईआर दर्ज हुई है। उस कंपनी में जिस दूसरे शख्स का नाम है, वो सिर्फ 1% का हिस्सेदार है, 99% के हिस्सेदार पार्थ हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पार्थ के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अजीत पवार अपने पद पर बने रहेंगे। अब दूसरा किस्सा ले लीजिए। आरके सिंह, वो पूर्व में रक्षा सचिव, माफ करेगा, गृह सचिव रह चुके हैं और 7 साल तक, तकरीबन 7 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रहे हैं। 2024 में वो चुनाव हार गए। तो उसके बाद की जो स्थिति है, खुद भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी आरोप लगा रहा है कि दरअसल 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिजली के मामले में बिहार में, और मामला अडानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बात उन्होंने कही, वो एक टीवी चैनल पर वो खबर चली और उसके बाद वो खबर वहां से उतार दी गई। किसी और जगह टीवी चैनल पे ये खबर उस तरीके से चली नहीं। तो सोशल मीडिया में ये खबर धूम मचाए हुए है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आरके सिंह अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई जूं रेखती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और मुझे तो इस बात को लेकर हैरानी है कि अडानी का नाम हर तीसरे, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन किसी न किसी ऐसे आरोप में आ जाता है, लेकिन उसके बाद आज तक आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी होगी जो अडानी के खिलाफ हुई हो। ना वहां ईडी के छापे पड़ते हैं, ना सीबीआई मामलों की जांच करती है। और जब मामला अमेरिका में पहुंच जाता है, अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट जब अडानी के खिलाफ मुकदमा करता है, एक तरीके से अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकलता है, एक नहीं बल्कि दो केसेस में होता है, वहां की सरकार भारत सरकार से कहती है कि यहाँ उनके खिलाफ केस करने के लिए आप मामले को आगे बढ़ाइए, तो उस पर भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अजीत पवार चूंकि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचा रहे हैं, सरकार में शामिल हैं, और अडानी का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से रिश्ता जग जाहिर है, तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार की नजर में किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये एक तरीके की, कह लें कि मीडिया, कहा यह जाएगा कि सब मीडिया झूठा प्रचार कर रहा है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, और शायद ये भी कह दिया जाए कि बिहार के अंदर बिजली ना आए उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, भले ही उस पर जो बिजली का आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने ही बड़े नेता लगा रहे हो। तो ये तर्क आपका बिल्कुल सही नहीं है। ना खाता हूं ना खाने देता, प्रधानमंत्री ने ये कहा जरूर था, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, न खाता हूं लेकिन खाने देता हूं उनको जो मेरी शरण में है। बिल्कुल, अक्षय कुमार ने एक डायलॉग मारा था अपनी मूवी में कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं करता, और जो नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो हो सकता है पीएम मोदी अक्षय कुमार के डायलॉग पे आगे चल रहे हूँ। लेकिन अगर आपने कहा कि ना तो पार्थ का एफआईआर में नाम आया, ना अडानी के, हर बार निगेटिव खबर में वो आते रहते हैं, पार्थ का और अडानी के कृष्ण कौन बना हुआ है? कलयुग के कृष्ण का नुकसान झेलेगा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही कृष्ण है, एक ही अर्जुन है, एक ही पांडव हैं, सब कुछ वही है। क्यों उनका नाम मुझे मेरे मुंह से लेवाना चाहते हैं? बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति या असहमति के भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं होता, उनकी सरकार में भी कुछ भी नहीं होता। अगर अजीत पवार को अभयदान मिला हुआ है, तो इसलिए अभयदान मिला हुआ है क्योंकि उनको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की शाह मिली होगी। अन्यथा देवेंद्र फडणवीस तो बहुत पहले से चाहते होंगे कि एकनाथ शिंदे को और साथ ही साथ अजीत पवार को दोनों ही किनारे लगा दिया जाए, क्योंकि जब तक ये लोग उनकी कैबिनेट में मौजूद हैं, तब तक देवेंद्र फडणवीस की ताकत वैसी नहीं होगी जैसी वो चाहते हैं। तो उनके लिए दोनों लोग गले की फांस है। वो तो यही चाहेंगे कि अजीत पवार किसी तरीके से सरकार से बाहर निकल जाए, और शायद यही कारण है कि कम से कम इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ा जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार भी मुख्यमंत्री बने थे 2014 में, तो उस वक्त भी सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने उन तमाम लोगों को किनारे लगा दिया था जो लोग भविष्य में उनके प्रतिद्वंदी हो सकते थे, चाहे वो एकनाथ खड़से हों, चाहे वो मुंडे हो, उनका नाम देखिए मैं बोल रहा हूँ, प्रियंका मुंडे नहीं, मुंडे, जो एकनाथ जो बड़ी तेज तर्रार नेता है, उनकी बहन भी हैं, तो उनको भी इन्होंने किनारे लगा दिया था। तो ये देवेंद्र फडणवीस बहुत चालाक, बहुत ही तेज नेता है। वो जानते हैं कि अगर अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को अगर कब्जे में रखना है, तो फिर उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन उनको अपनी कैबिनेट से तभी निकाल पाएंगे जब केंद्र से इशारा मिलेगा। तो ये पूरा खेल बहुत स्पष्ट है। जांच के आदेश दिए गए सिर्फ अजीत पवार के ऊपर एक नियंत्रण रखने के लिए, ताकि अब ज्यादा मत उड़िए, आपके जो पंख हैं वो मैंने अब काट दिए हैं। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति में अपनों जो आपके साथ हैं, लॉयल हैं, उनके प्रति किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर प्रतिद्वंदियों पर नजर रखनी है तो कार्रवाई का हिंट दिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं होगी। तो ये राजनीति है, खुलेआम राजनीति है, और बहुत ही ब्रेजन तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही है। इसलिए इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ना तो अडानी वाले मामले में कोई कार्रवाई होगी, ना अजीत पवार वाले मामले में कोई कार्रवाई होगी। हाँ, इस कार्रवाई का दिखावा करके अजीत पवार को कंट्रोल में जरूर रखा जाएगा। ये तो फडणवीस का खेल हो गया, और मोदी के यहाँ पर बस गेंद रुकी हुई है। अगर मोदी जी का आदेश आ जाए, जो कि आपने कहा, तो फिर काम तमाम, और कंट्रोल में रहेंगे अजीत पवार, और इसीलिए अपने सहयोगियों पे कंट्रोल बीजेपी ऐसे ही तो जमाती है। लेकिन अब इधर बिहार में इसका नुकसान मोदी जी कुछ होगा नहीं होगा कि बात ऐसी खत्म हो जाएगी, कंट्रोल में रखेंगे बस, क्योंकि विपक्ष बिहार में चुनाव है और महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन। अंकुर, अगर इस मामले में मीडिया ने इस खबर को बहुत जोर शोर से उठा लिया होता, रोज इस पे डिबेट होती, रोज इस पे चर्चा होती, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता, सरकार से सवाल पूछे जाते, आरके सिंह को सुबह शाम उनका इंटरव्यू चलता, तो अभी आप देख लेते ही अपने आप में बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। जैसे हम तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 2G का मसला कैसे खबरों में आया, 2G का मसला इसलिए खबरों में आया क्योंकि टीवी चैनल्स ने उसको लपक लिया। सुबह से शाम तक उस पर डिबेट होती थी, सरकार से सवाल पूछे जाते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था, और सरकार से जुड़े हुए लोगों से कहा जाता था आप इनका इस्तीफा कब लीजिए। लेकिन आज की तारीख में ये सब संभव ही नहीं है, क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से केज्ड पैरट नहीं है, वो पूरी तरीके से पालतू एक तरीके से तोता है, और वो वही बोलता है जो कहा जाता है, क्योंकि उनको कह दिया गया होगा कि आपको ये मुद्दा नहीं उठाना है, इसलिए ये मुद्दा बनेगा नहीं, और चूंकि मुद्दा बनेगा नहीं, इसलिए इसका बिहार चुनाव में किसी तरीके का कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल, तो आपने मीडिया को भी बता दिया कि मीडिया को क्या कहा गया होगा, और उधर फडणवीस का अपना गेम चला। कुल मिलाकर दोनों मुद्दे हैं, दमदार मुद्दे हैं, और लेकिन उन पर कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। महाराष्ट्र में अभी तो ये बात हो रही है, शिवसेना यूबीटी इलेक्शन भी है, तो वहां पर विपक्ष इतना ताकतवर तो है कि वो उठाए, लेकिन मीडिया में उसकी भी चर्चा नहीं है, ना इसकी चर्चा है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पे अब जो भी होगा, अडानी का मुद्दा तो बिहार के इलेक्शन में उतना राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन वही जो आशुतोष जी ने कहा कि मीडिया में कोई चर्चा नहीं, तो मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा। और मोदी जी के इसके बाद अजीत पवार का इस्तीफा तो नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ हुआ राजनीति में लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले, तो जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.